ठीक है, हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, अच्छे सुनना है। जीएसटी से मैक्सिमम पोर्शन जो है थ्योरी है और सुन के समझ के याद कर लेना है। समझ गए क्या बोले? और अब 20 दिन बाद पढ़िएगा तो भुला जाइएगा। जैसे आज पढ़ाई हुआ था, आज रिवीजन करिए, कल से रिवीजन में उसको डालिए, ऐसे करके कंटिन्यू करिए। समझ पा रहे हैं? अब बहुत लंबा कर दीजिएगा तो भूल जाइएगा। ये जीएसटी का कौन सा क्लास है भाई? सेकंड क्लास हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास का वीडियो डाला गया है, सुनिए। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर में सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई आता है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, आराम से, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। जितना का जितना टैक्सेबल सप्लाई माने ऐसा गुड्स जिस पर टैक्स लगेगा वो सारे गुड्स आ जाएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई, ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसको कहते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और इंक्लूड्स इंटर स्टेट सप्लाई। ये चार चीज आएगा कहाँ पे? एग्रीगेट टर्नओवर में। पूछेगा डिफाइन एग्रीगेट टर्नओवर तो क्या लिखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और आपका इंक्लूड्स इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? क्लियर? तो आराम से लिख दीजिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर पूछेगा तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और क्या बोले हैं भाई? इंक्लूड्स इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जिसका वैल्यू को कैपिटलाइज किया गया है। कैपिटलाइज का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसका लंबे समय तक माने ड्यूरेबल गुड्स है, टिकाऊ गुड्स है, उसको कौन सा गुड्स कहते हैं? कैपिटलाइज गुड्स। जो बिजनेस में फर्दरेंस यूज होगा, दोबारा यूज होगा, उसको कौन सा गुड्स कहते हैं? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज गुड्स। वैल्यू ऑफ कौन सा गुड्स? कैपिटलाइज गुड्स, या उसे हम लोग कहते हैं इंटेंड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस। माने ऐसा गुड्स जो बिजनेस में फर्दर यूज होगा, दोबारा यूज होगा, उसको कौन सा गुड्स कहते हैं? कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स? माने साधारण भाषा में टिकाऊ गुड्स। साधारण भाषा में टिकाऊ गुड्स। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सुनिएगा ध्यान से। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसका कोई फिक्स जगह नहीं होता काम करने का, वो कभी कभार ऐसा काम करेगा। समझ पा रहे हैं? ओकेशनली ट्रांजेक्शन करेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स हु डील्स विथ ट्रांजेक्शन ऑफ ओकेशनली, हु डन ओकेशनली ट्रांजेक्शन। ओकेशनली वो ट्रांजेक्शन करेगा। जैसे कहीं मेला लगाया तो एक महीना मेला में जाके बैठ गया, होली दिवाली आया उसमें बैठ गया। समझ पा रहे हैं? सीजन चला तो काम किया, नहीं तो बैठा हुआ है। बहुत ऐसे आदमी है, बोलता है ना हम सीजन में कमाते हैं, हम 9 महीना कमाते हैं, 3 महीना बैठते हैं, 3 महीना सीजन ऑफ, मेरा बिजनेस बंद। ऐसा होता है ना, इसको कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको क्या कहते हैं? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु डन द ट्रांजेक्शन ओकेशनली। हु डन द ट्रांजेक्शन, समझ पा रहे हैं? ये खुद मालिक भी हो सकता है, किसी का कर्मचारी भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, या कोई अदर व्यक्ति हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये लोग का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कभी कभार डील करता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हम लोग का इनपुट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन पढ़ना। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी माने किसी भी तरीका का सामान जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। अदर दैन मनी एंड सिक्योरिटी, माने सब कुछ गुड्स है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, बट मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। पैसा गुड्स नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट गुड्स नहीं है। समझ गए? बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है राइट टू रिसीव, जहाँ से पैसा मिलेगा। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो आप क्रॉप्स उगाए हैं, फसल उगाए हैं, वो भी आपका गुड्स है। समझ रहे हैं? ग्रास या अदर थिंग जो भी ज़मीन से अटैच है, जो भी ज़मीन से अटैच है, प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड, उसे ज़मीन से अलग करके बेचा जा सके। ज़मीन से क्या अटैच है? गाय, भैंस, बकरी। समझ रहे हैं? ये सब
जमीन से अटैच है, उसको अलग करके बेचा जा सकता है। इसी को कहते हैं गुड्स। माने कोई भी ऐसा सामान जो मूवेबल है, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। इसमें एक्शनेबल क्लेम भी आ जाएगा, क्रॉप्स भी आ जाएगा, ग्रास भी आ जाएगा, और एनी अदर थिंग्स भी आ जाएगा जो धरती से अटैच है लेकिन उससे अलग करके बेचने पे उसको गुड्स कहा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स क्रॉप्स, ग्रास और एनी अदर थिंग अटैच टू द ग्राउंड प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबल, प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबल, उसे जमीन से अलग करके बेचिए। इसी को हम कहते हैं गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इनपुट। इनपुट मीन्स टैक्स चार्ज ऑन परचेज। परचेज पे जब टैक्स चार्ज करेंगे उसको इनपुट कहते हैं, और सेल पे जब टैक्स चार्ज करेंगे उसको हम कहते हैं आउटपुट। इनपुट पे टैक्स चार्ज करेंगे उसको क्या कहते हैं? मैंने परचेज पे टैक्स चार्ज करेंगे उसको क्या कहते हैं? और सेल पे चार्ज करेंगे साधारण भाषा में है इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन परचेज प्राइस, और आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन सेल प्राइस। टैक्स चार्ज ऑन सेल पे चार्ज करेंगे आउटपुट टैक्स है, परचेज पे चार्ज करेंगे इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है, जैसे हम मान लो बिजनेसमैन, हम ये भाई साहब से गुड्स लेके आए 1 लाख में, 50,000 इनको जीएसटी देना पड़ा, माना 1.5 लाख में इनसे लाए हैं। टैक्स आपको कितना दिए हैं? 50,000। तो हम ट्रेडर हैं, हम अपने पॉकेट से नहीं देंगे ये टैक्स, हम इसका क्रेडिट लेंगे। कैसे क्रेडिट लेंगे? अब वो गुड्स लाए, ये लोग कस्टमर, ये लोग को बेचे, ठीक है, गुड्स को बेच दिए 1.5 लाख में, और जीएसटी हम ये लोग से नहीं 80,000। तो 1.5 लाख और 80 कितना हुआ? 2,30,000। 1.5 लाख और 80 कितना हुआ? तो आप लोगों से जीएसटी को हमको कितना मिला है? 80,000। और उधर हम जीएसटी कितना दे के आए थे? 50। तो 80,000 जो जीएसटी आया ना, इसमें से हम 50 पहले माइनस करेंगे, माने इसका क्रेडिट लेंगे। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बचा कितना? 30,000 सरकार को हम पे कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो हम परचेज किए हैं उस पर कहीं टैक्स दिए हैं, लेकिन हम तो व्यापारी है, तो हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे। उसमें से क्या करेंगे? माइनस। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स का हमें क्रेडिट मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े हम लोग, बोलेगा तब ना बढ़ेंगे। क्लियर? सुनिए, आईजीएसटी कब चार्ज होता है भाई? एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स चार्ज होगा तो क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी का भी 2 रूप है, इनपुट और आउटपुट। परचेज करोगे तो इनपुट हो गया, सेल करोगे तो आउटपुट हो जाएगा। समझ गए? स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। समझ रहे हैं? तो अगर परचेज है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और सेल है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। समझ गए? माने परचेज पे जो टैक्स चार्ज होगा वो इनपुट है, सेल पे जो टैक्स चार्ज होगा वो आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट माने हम जो टैक्स दिए हैं उसको माइनस करेंगे। किससे? आउटपुट टैक्स से। किससे माइनस करेंगे? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। बोलिए। इनकम टैक्स भी पर्सन को डिफाइन किया है। डायरेक्ट टैक्स में तो पर्सन में पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे पर्सन में? 7 लोग। एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, ऐसा कुछ आया था, याद आ रहा है? पहले चैप्टर में आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो पहला इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी और HUF, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो वो 7 लोग जो पढ़े थे वो तो ऐसे करेगा। और यहाँ एक्स्ट्रा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, ये तमाम चीज़ आ गया है। तो पर्सन का अगर आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सन अंडर जीएसटी, तो लिखेंगे द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उस 7 को नाम फटाफट लिखेंगे, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर लिखेंगे ट्रस्ट, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, कॉरपोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब पर्सन। क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब ना भरा जाएगा जी। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? सुन लो।
प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आएगा सुन लो। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस जिधर धंधा करता हुआ आएगा, वेयर हाउस, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउस। आपका कोई कर्मचारी अपने जगह में लेके बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? एजेंट प्लेस। क्या कहते हैं? आप कहीं पे हिसाब किताब आप करते हो, आपका ऑफिस है, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट कैप, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या आएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या आएगा? तो क्या लिखोगे? प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउस, एजेंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट कैप्ट, जहाँ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हो, ये सब चीज़ प्लेस ऑफ बिजनेस में है। तो आराम से लिख दीजिएगा प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन आएगा तो क्लियर। शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटी, कुछ ट्रांजेक्शन दिया गया है। ऐसा अगर एक्टिविटी होगा तो ना ही आपका सप्लाई है, ना ही आपका सेल है, ना ही आपका परचेज है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ ऐसा एक्टिविटी है, कुछ ऐसा काम है जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, समझ पा रहे हो? सप्लाई नहीं माना जाएगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने कुछ ऐसा चीज़ है जिस पर जीएसटी लगने वाला नहीं। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर, एक कर्मचारी अपने मालिक के यहाँ काम करता है तो उसको महीना मिलेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ पा रहे? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर, उस पर जीएसटी लगने वाला नहीं है। ये शेड्यूल 3 में सब माफ़ है, माफ़ है माना नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कोई भी कोर्ट जो सेवा दे रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्राइब्यूनल, जैसे NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। माना कंपनी का कोई गड़बड़ केस होगा ना, वो NCLT देखेगा। हम लोग का ठूसा ठूसी मारा पीटी होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब में जाता है, समझ रहे? लेकिन कंपनी का कोई केस बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा तो उसका केस किधर होगा? NCLT। उसका सुप्रीम कोर्ट का नाम है NCLT नॉर्मल, और उसका ऊपर में क्या हो जाएगा? NCLAT, उसका ट्राइब्यूनल, इसी को ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो ट्राइब्यूनल कोई परफॉर्म किया ड्यूटी या कोई कोर्ट परफॉर्म किया ड्यूटी तो उस पर नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में है। समझ पा? ना वो सेल है, ना वो सर्विसेज, तो कुछ नहीं माना जाएगा वो, समझ रहे? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, अंतिम संस्कार का कोई सर्विसेज दे रहा है, कितना लोग होता है ना, एम्बुलेंस फ्री कर दिया है, किसी के बॉडी ले जाए। कितना लोग क्या है कि आप जलावन के लिए लकड़ी लीजिए, आपको माफ फ्री, समझ रहे? घी फ्री, कितना लोग ऐसा सेवाएं देता है, समझे? या जहाँ जलाया जाता है वहाँ भी सेवाएं ये सब मिलता है। तो ये सब जीएसटी के दायरा के बाहर है। ये सब पे सप्लाई, सेल, ये सब नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 3 में माफ है। बोले ये सब तो माना ही जाना चाहिए। अरे आप भावनात्मक मत सोचिए, पहले का क्रूर राजा लोग था तो इस सब पे भी लगा देता था, टैक्स लगा देता था, आदमी बॉडी नहीं जला पाता था, अपना घर के लोग को दाह संस्कार नहीं हो पाता था। ऐसे ऐसे क्रूर राजा पैदा हुए थे पहले, जिसमें नाम है मगध नरेश, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में जनता, जिसमें मगध था, धनानंद क्रूर राजा था, मरने के ऊपर टैक्स लगा दिया था, आदमी दाह संस्कार नहीं कर पा रहा था, समझ रहे? तो सबसे ज़्यादा त्राहिमाम था उस समय, मैंने दुखी था, बढ़िया से मैंने सुखी नहीं था, बहुत दिक्कत था नंदा डायनेस्टी में लोग। उसके बाद आया था मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य उसको मारकर उसका राज्य को ख़त्म किया था। चाणक्य वाला राज था वो, जिसको मौर्य डायनेस्टी कहते हैं। हिस्ट्री में तो सब पढ़े ही होंगे आप। तो इस सब में भी टैक्स लगा देता है, ऐसा सब कुछ क्रूर लोग आता है। बट ऐसा तो देश चल नहीं रहा, लिखित चल रहा है, तो ये सब सप्लाई सेल नहीं माना जाए, समझ रहे? क्यों वो सबका एग्जाम्पल दिए, थोड़ा बता दिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें। क्लियर? क्लियर? तो ये सब सेवाएं सप्लाई नहीं है। आगे बने, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। जो जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो अपना GSTIN नंबर लिया है, उसको कहेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्लियर है कि अंडर सेक्शन 25 जिसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिला हुआ है, जिसको कहते हैं GSTIN,
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो एक तो नंबर मिलेगा जिसका नाम है GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बोला सर्विसेज मीन्स सब कुछ। सर्विसेज मीन्स बोला सब कुछ, एनीथिंग। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर दैन गुड्स, गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के, सिक्योरिटी को छोड़ के। गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, ये सर्विसेज नहीं है। गुड्स, गुड्स तो गुड्स है, गुड्स का डेफिनेशन भी पढ़े हैं। मनी को छोड़ के, सिक्योरिटी को छोड़ के, ये सब सर्विसेज नहीं है। बोला ये सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब सर्विसेज, बाकी सब कुछ। समझ गया क्या बोले? अब मान लीजिए आपको होटल में खाना खिला रहे हो, सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको दे रहा है, सर्विसेज। LIC कंपनी आपको सेवा दे रहा है, सर्विसेज। LIC में GST लगता है, मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है और जो टैक्स देने के लायबल है, टैक्स देने के लिए लायबल है, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल पर्सन। क्या कहते हैं? जो GST में रजिस्टर्ड है और टैक्स देने के लिए लायबल है, जिम्मेवार है, उसको क्या कहते हैं? टैक्सेबल पर्सन। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब वही लिखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। आराम से लिख दीजिएगा, सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर पूछे या सप्लाई पूछे, ये डेफिनेशन। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो। नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सप्लाई। सुनिएगा ध्यान से। टैक्स, GST में टैक्स सप्लाई के समय ही चार्ज होगा। माने सप्लाई एक ऐसा आवर है, एक ऐसा मुहूर्त है जिस समय GST हिट किया जाता है। सप्लाई होगा, GST हिट होगा। सप्लाई नहीं होगा, GST हिट नहीं होगा। अब सप्लाई के दो वर्जन है। सप्लाई के दो वर्जन है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई माने खरीदे हैं, आउटवर्ड सप्लाई माने बेचे हैं। इनवर्ड सप्लाई माने, आउटवर्ड सप्लाई माने ये लोग परचेज को इनवर्ड बोलता है और सेल को आउटवर्ड बोलता है। समझ रहे हैं? बेचे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई, और खरीदे हैं तो सप्लाई होने पे GST लगेगा। अब तो बोले थे परचेज सेल पे होगा, तो इनवर्ड सप्लाई माने परचेज, आउटवर्ड सप्लाई माने सेल। क्लियर? तो इनवर्ड सप्लाई होगा तो इनपुट टैक्स वाला हिट होगा, और आउटवर्ड सप्लाई है तो आउटपुट टैक्स वाला हिट होगा। समझ रहे हैं? तो सप्लाई बहुत डिफरेंट टाइप्स का है। तो पहला बेस ऑन द रेसिपाइंट, बेस ऑन द रेसिपाइंट। रेसिपाइंट के आधार पे, रेसिपाइंट के आधार पे दो तरीके का सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मीन्स गुड्स रिसीव, आउटवर्ड सप्लाई मीन्स गुड्स सप्लाई, दैट इज इनवर्ड सप्लाई मीन्स गुड्स रिसीव, दैट इज परचेज। आउटवर्ड सप्लाई माने गुड्स सप्लाई, दैट इज सेल, दैट इज सेल। बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट के आधार पे भी सप्लाई है। एक है एग्जम्प्टेड सप्लाई, जिस पर टैक्स नहीं लगता है, उसको कहते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई, माफ है। सॉल्ट माफ है। जीरो रेटेड सप्लाई, ऐसा गुड्स जिस पर 0% GST लगेगा। ऐसा गुड्स जिस पर कितना परसेंट लगेगा? 0%। कुछ ऐसा गुड्स है जिस पर 0% GST लगेगा। सरकार 0 कह रखा है, जानते हैं? जिस दिन मन करेगा सो के उठने का, 1% करने का, हिट कर देगा। सोचना नहीं, एग्जाम्प्ट वाला को सोचना पड़ेगा, कानून पास कराना पड़ेगा, अमेंड करना होगा, परमिशन लेना होगा एग्जाम्प्ट वाला। और जीरो रेट वाला कुछ पूछने का दरकार नहीं है, 0 या कल 1 होगा, बात करते हैं। जब मन करेगा तब बढ़ा दिएगा, इसलिए उसका नाम रखा क्या है? जीरो। समझ गए? नहीं तो बोलिएगा कि जब लेना ही नहीं था तो एग्जाम्प्ट रख देता। नहीं, जीरो रखने का पीछे कारण है, जिस दिन मन करेगा टैक्स लेने का उस दिन लेंगे। समझ, इसलिए जीरो रखा जाता है। समझ गए? तो एग्जम्प्टेड सप्लाई जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जीरो रेटेड माने जिस पे 0% टैक्स, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई माने जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जिस पे टैक्स है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, अल्कोहल। पेट्रोलियम, डीजल, अल्कोहल ये सब तो GST के दायरा के बाहर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब GST के दायरा के बाहर है, तो इस पे ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या है कि इस पे तो लगेगा ही नहीं। अब बोलेगा तो, अब फिर बोलेगा तो फिर क्या लगेगा? सरकार अपने स्पेशल टैक्स लगाता है उस सब पे।
पेट्रोल पे, अल्कोहल पे देखे नहीं थे? सबसे पहले क्या खुला? अल्कोहल खुला था कोरोना टाइम में। हाँ सर, सबसे पहले मताल लोग भी लाइन लगा दिया, पूरा ड्रंकन मैन लोग जय करके खुलवाया। ऐसा लग रहा था मंदिर का गेट खुल रहा है, समझे? एक एक आदमी 4 दिन में पूरा ले रहा था, समझ रहे? रेस्ट्रिक्शन करना पड़ा कि एक व्यक्ति एक खोलेगा माल, तू तो नहीं ले सकता, समझ रहे? बहुत हुआ। वो भी दाम कितना परसेंट, 40 ना 30% 30% बढ़ा के हुआ कि 100 रुपये का माल 130, 2 रुपये का माल 200 का माल 260, ऐसे करके खोला गया था, समझ रहे? तो उसी समय ना मीम्स वायरल हुआ था कि पीने के बाद मेरा पाँव लड़खड़ाने लगता है क्योंकि मेरे कंधों पे देश का भार है। देश मीम्स वायरल हो रहा था ना, समझ? ऐसे ही मीम्स वायरल हो रहा था। शराबी लोग बोलता था पाँव क्यों लड़खड़ाता है, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था का भार है। तो ये सब पे टैक्स लगता है, स्पेशल लगता है, समझ गए? मैंने ज़्यादा टैक्स लगता है, समझ रहे हैं? अल्कोहल, पेट्रोलियम, समझ रहे हैं? अल्कोहल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब पे ज़्यादा टैक्स लगता है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कम्बिनेशन, कम्बिनेशन के आधार पर भी टैक्स लगता है। कम्बिनेशन के आधार पर टैक्स बनाया गया। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई माने प्रिंसिपल प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। मिक्स सप्लाई माने एक साथ 2-4 को कम्बो पैक मिलता है ना, खाते हैं ना लोग, उस पर भी टैक्स लगता है। मिक्स सप्लाई उसको कहते हैं। और एक है कंटिन्यूस सप्लाई, एक ही गुड्स को बार बार दे रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई। ये होता है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, बेस्ड ऑन द लोकेशन के हिसाब से 3 तरीका का सप्लाई है। एक है आपका इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट माने विद इन द स्टेट, सेम स्टेट। और एक है इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू। और एक है टेरिटोरियल वाटर, वाटर में भी वो क्षेत्र है कि यहाँ इस नॉटिकल माइल से दूरी पे जाएगा तो इतना टैक्स लगेगा। वाटर का जो मेजरमेंट होता है नॉटिकल माइल्स में होता है। वाटर का जो मेजरमेंट होता है, जैसा रोड का मेजरमेंट किलोमीटर में है, तो वाटर का जो मेजरमेंट होगा नॉटिकल माइल्स में होगा, समझ रहे हैं? जिसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, वहाँ भी एरिया है, इस एरिया के बाहर जाएगा तो इतना लगेगा, इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। क्या कहते हैं? तो अगर आएगा टाइप कि हाउ डू यू क्लासिफाइड सप्लाई, तो लिखेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेसिपाइड इन इनवर्ड आउटवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट। तो टैक्स ट्रीटमेंट में क्या, एग्जाम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, समझ पा रहे हैं? एग्जाम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, जीरो रेटेड। और ऑन द बेस ऑफ कॉम्बिनेशन, कंपोजिट, मिक्स, कंटिन्यूस। और ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, टेरिटोरियल वाटर। ये हुआ टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई किसको कहिएगा? सेल करने को सप्लाई कहेंगे, एक्सचेंज करने को सप्लाई करेंगे, बार्टर करने को सप्लाई कहेंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफ़र करने को सप्लाई कहेंगे, लाइसेंस देंगे वो भी सप्लाई, लाइसेंस दे देंगे, समझ पा रहे हैं? लाइसेंस देना रहेगा वो भी सप्लाई है। रेंटल, भाड़ा देना वो भी सप्लाई है, लीज पे देना वो भी सप्लाई है, डिस्पोजल करना वो भी सप्लाई है। तो पूछेगा कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई लिखे तो क्या लिखेंगे? सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या आएगा? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। सप्लाई के एलिमेंट, सप्लाई के 3 एलिमेंट्स, सप्लाई के 3 एलिमेंट्स है। एक तो गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, वस्तु और सेवा होना चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा, कंसिडरेशन। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कमाई हुआ हो बिजनेस का ऑर्डिनरी एक्टिविटी को करके, नॉर्मल एक्टिविटी को करके, इसको हम कहते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं? नॉर्मल एक्टिविटी को करके कमाई हुआ। कितना लोग देखते हैं बर्बाद करके कमाते हैं। बर्बाद करने में नहीं समझे कि अगर एग्जाम्पल तो सुने ही होंगे कई बार कि कोई अगर मुर्गी सोना देने वाला है तो कुछ इंसान उस मुर्गी को बढ़िया से पालता है, बढ़िया से रखता है कि डेली को सोना का अंडा मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोता है एक के बार में काट दे, सब अंडा निकाल माने गलत काम। तो कितना लोग बिजनेसमैन लोग गलत काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो कितना दिन गलत करते, समझ रहे? तो उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कहते। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसको कहते हैं? माने ऐसा काम करके कमाए जो अब आपको बाद में भी चलेगा, बाद में भी चलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ, इसको कहते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? जैसे अभी भी कुछ बच्चा
सी इंटर में नाम लिखाता है या सी एस एग्जीक्यूटिव में लिखाता है, तो मेरे को जो जानता है वो आता है लो मेरे पास कि सर पढ़ा दीजिए, बोलता नहीं पढ़ाएंगे। कल एक ठो बच्चा आया था कि बोला सर ये वाला गाइड कर दीजिए कम से कम लॉ वाला पोर्सन, हम बोले नहीं कराएंगे, इनके पास चलिए, टीचर का नाम बताएंगे। क्या है, समय उसको नहीं देंगे तो उसका कोर्स तो नहीं हो पाएगा ना। समय देंगे तो बढ़िया से हो जाएगा, अगर समय ही उसको ना दें तो उसका कोर्स बढ़िया से नहीं होगा। और कोर्स नहीं बढ़िया से होगा तो हम तो पैसा ले लिए और उसको बर्बाद कर दिए। पैसा ले लिए, सामने वालों को क्या कर दिए, अब नहीं समय दिए, उसको नहीं कराया तो बर्बाद ना किए, और बर्बाद कर दिए तो मेरा फर्दर सब बिजनेस है, किसी को बोलेगा गरीब में ना करे बहुत फालतू इंसान है, सही से काम नहीं करता है। लेकिन उसका वही लेके सही से काम कर दिया जाए, सही से पढ़ा दिया जाए, सही से उसको पास करा दिया जाए, तो ये क्या हुआ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझे, आप कोई सामान किनने आपको हम जेन्युइन प्रोडक्ट दें, रिजनेबल प्राइस पे दे तो आप सेटिस्फाइड होइएगा। खराब माल दे दें, आप आइएगा मेरे दुकान पर दोबारा नहीं आइएगा, समझ जाइएगा, 10 को और मना करिएगा बेकार देता है माल बन जाए, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा। समझे, तो सप्लाई का 3 एलिमेंट्स है। सप्लाई का कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट। पहला क्या, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, फर्दरेंस। क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, फर्दरेंस। आगे बढ़े, बोलेगा तब ना बढ़ेंगे, बोल तो नहीं रहे आप लोग बढ़ने के लिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो बोल ही दिए कि ऐसा गुड्स जिस पर जीएसटी नहीं लगे। एग्जम्प्टेड सप्लाई माने जिस पे माफ है, और जीरो रेटेड माने जिस पे कितना परसेंट चार्ज होगा, 0%। इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ट सप्लाई आगे ही बता दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मार्क करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।